हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग हायर एजुकेशन की क्लास थर्ड का अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम लोग आज देखेंगे कि हमारे देश में किस प्रकार से विश्वविद्यालयों की संरचना बनाई गई है और इन विश्वविद्यालय की संरचना में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें यूजीसी है, आईयूसी है और भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जिनको कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कुछ और भी, जैसे भाषाई विश्वविद्यालय क्या हैं, उसके बाद कुछ परिषद क्या हैं। तो इनके बारे में आज की क्लास में हम लोग को देखना है। तो एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। और तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि भारत में जो अपने देश की उच्च शिक्षा प्रणाली है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको किस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड किया गया है और कौन कौन से संस्थानों की क्या भूमिका है। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर में भारत में उच्चतर शिक्षा की संरचना के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद फिर अन्य चीजों के बारे में पढ़ना। इसको देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुखंड 3 के द्वारा भारतीय सरकार के कामों को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालयों की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से शिक्षा मंत्रालय की भी स्थापना की गई। यानी यह मंत्रालय अपने देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य करता है और यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से माना जाता है। क्योंकि इसके पास पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। इस मंत्रालय ने अपने कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए 2 विभाग बनाए, एक स्कूल शिक्षा और दूसरा साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा स्थापित किया। का मतलब कि इसने अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए 2 विभाग बनाए हैं, स्कूल शिक्षा और साक्षरता तथा उच्चतर शिक्षा, यानी 2 भागों में बांट दिया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि एकदम शुरुआत से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा और उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो रिसर्च वगैरह है वो सब उच्चतर शिक्षा में आता है। इस प्रकार देखिए, उच्चतर शिक्षा से जुड़े मामलों की सबसे शीर्ष संस्था शिक्षा मंत्रालय का उच्चतर शिक्षा विभाग बनाया गया। यानी अब उच्चतर शिक्षा को संभालने के लिए एक उच्चतर शिक्षा विभाग का गठन किया गया। उच्चतर शिक्षा विभाग के भी कई घटक हैं, जैसे विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण, जिसको टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग कहते हैं। उसके बाद फिर दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस लर्निंग, भाषा शिक्षा, पुस्तक संवर्धन, छात्रवृत्ति, शिक्षा ऋण, मुख्य लेखा नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सहायता कोष इत्यादि। यानी इतनी चीजों को मिलाकर उच्च शिक्षा विभाग को बनाया गया है। इसके अलावा फिर देखिए, नीति और आयोजना के स्तर पर भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना मुहैया कराने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग जिम्मेदार होता है। यानी नीति के आधार पर, आयोजना के आधार पर भारत में उच्चतर शिक्षा को एक आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए भी यह उच्चतर शिक्षा विभाग जिम्मेदार होता है। इस तरह विश्व स्तर की शिक्षा मुहैया कराने के लिए विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों, संस्थानों और कॉलेजों तक भारतीय शिक्षण संस्थानों की पहुंच बनाने की जिम्मेदारी भी इसी उच्चतर शिक्षा विभाग के पास। यानी अपने देश के जो यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, इनको भी वर्ल्ड लेवल का बनाना है और यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की शिक्षा अपने देश के स्टूडेंट को भी प्राप्त करानी है। तो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भी उच्चतर शिक्षा विभाग के पास है। अब देखिए, अपने देश की जो उच्चतर शिक्षा है उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, इसका जनरल जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देखिए क्या किया गया है इसमें कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया गया है। उसके बाद फिर देखिए, एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बनाया गया है। फिर उसके बाद देखिए, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं का गठन किया गया है। फिर इन विश्वविद्यालयों का एक एसोसिएशन बनाया गया है। फिर देखिए, इनकी एक परिषद है और लास्ट में फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद को गठित किया गया है इन संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करने के लिए। अब देखिए, ये जो विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों में देखिए कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के प्रकार हैं, जैसे देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, सम या डीम्ड विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और राज्यों के निजी विश्वविद्यालय।
उसी प्रकार से देखिए काउंसिल में 5 प्रकार की काउंसिल है, जिसमें देखिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस जिसको शॉर्टकट में ICSSR कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, इसको शॉर्टकट में देखिए ICPR कहा जाता है। उसके बाद तीसरी जो काउंसिल है भारतीय विज्ञान दर्शन और संस्कृति की इतिहास परियोजना, प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन साइंस फिलॉसफी एंड कल्चर, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है PHISPC। उसके बाद चौथी परिषद जो है भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसको देखिए ICHR कहा जाता है। और पांचवी जो परिषद है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद है, नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्टकट में NCRI कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है UGC। देखिए 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, यानी 1953 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा औपचारिक रूप से इसको स्थापित कर दिया गया। इसके बाद फिर देखिए देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय करने, निर्धारण तथा रख रखाव करने के लिए इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया। यानी पहले 1953 में इसको औपचारिक रूप से स्थापित किया गया और फिर 1956 ईस्वी में इसके संवैधानिक रूप से एक बेहतर और शीर्ष निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया और इसको कुछ जिम्मेदारियां सौंप दी गई और इस जिम्मेदारियों का निर्वहन इसको करना अब शुरू करना था। ठीक, ये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, देखिए पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है। यानी ये विश्वविद्यालय और कॉलेजों को ग्रांट भी प्रदान करता है, इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देता है। इसके अलावा देखिए इस UGC के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो पूरे भारत में 6 हैं। ये देखिए बंगलोर में है, भोपाल में है, गुवाहाटी में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है और पुणे में। इस प्रकार से इसके 6 जो है क्षेत्रीय कार्यालय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अतिरिक्त नई दिल्ली में 2 ब्यूरो कार्यालय भी हैं, एक फिरोज शाह रोड और दूसरा दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी कैंपस में। UGC का जो प्रतीक चिन्ह है वो ज्ञान विज्ञान विमुक्तये है, यानी इसमें आप देखेंगे जो लोगो लगा हुआ है उस लोगो के नीचे लिखा होता है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा देखिए UGC की वर्तमान अध्यक्ष यानी विश्वविद्यालय अनुदान के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर विनीत जोशी हैं। इसके पहले देखिए इस पद पर जो है M जगदीश कुमार थे। M जगदीश कुमार के बाद इन्होंने पद ग्रहण किया है। ये पहले उच्च शिक्षा विभाग के सचिव थे, यानी वर्तमान में भी हैं, और इन्हें UGC का अतिरिक्त प्रभार भी 11 अप्रैल 2025 को सौंपा गया, यानी हाल फिलहाल में ही इनको ये पद जो है मिला है, ये जिम्मेदारी दी गई है। जो M जगदीश कुमार थे वो इसके पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने 4 फरवरी 2022 से 8 अप्रैल 2025 तक इस पद पर कार्य किया है। तो देखिए UGC का ये जो लोगो है आपको इस तरह से दिखता है। यहाँ देखिए इसका जो है प्रतीक वर्ड देखिए क्या है, ज्ञान विज्ञान विमुक्तये UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, अब देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इसको कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, उनको एक एक करके देख लेते। तो देखिए UGC के पास देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी होने का अनूठा गौरव है, जिसे निम्न जिम्मेदारियां दी गई, यानी ये भारत में एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो अपने देश के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अनुदान प्रदान करती है। तो पहला जिम्मेदारी देखिए इसका क्या है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उचित निधियों का आवंटन करना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है, विश्वविद्यालय की शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और देखरेख की जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और शोध के मानकों को निर्धारित करना और उसको बनाए रखना, शिक्षा के न्यूनतम स्तर के लिए विनियमों की रूपरेखा तैयार करना,
इसके अलावा देखिए कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा पर निगरानी रखना, संघ, राज्य सरकारों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु आवश्यक उपायों के लिए केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना। इतनी जिम्मेदारियां इसको सौंपी गई हैं। इसके बाद देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए यूजीसी की संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और इसमें 10 अन्य सदस्य भी होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यूजीसी का जो सचिव होता है वो इसका कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। इनके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, यानी अगर कोई व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनता है तो वो पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है। अगर उसकी उम्र 65 वर्ष से कम है तो, यानी 65 वर्ष की उम्र हो जाएगी तो वो रिटायर्ड हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र में इसके अध्यक्ष का पद मिला तो 65 वर्ष तक रहेगा, पूरा 5 साल रहेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 62-63 में मिला तो तब तक रहेगा जब तक उसकी 65 वर्ष उम्र नहीं हो जाएगी। उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष होता है, यानी या तो 3 वर्ष या तो 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। उसके अलावा देखिए यूजीसी के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष में जाता है, यानी अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष, उपाध्यक्ष का 3 साल और जो संसद सदस्य है उनका भी 3 वर्ष। अब देखिए अगला जो है वो अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग आईयूसी के नाम से जानते हैं। यह देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम के खंड 12 सीसीसी के तहत विश्वविद्यालय प्रणाली में स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र को स्थापित किया गया है और इसके भी कुछ निम्न उद्देश्य हैं। क्या क्या उद्देश्य हैं? उन विश्वविद्यालयों को समान उन्नत केंद्रीय सुविधाएं व सेवाएं प्रदान करना जो अवसंरचना और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में समर्थ नहीं है, यानी ऐसे विश्वविद्यालय जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग नहीं है तो उनको आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए और अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए जिम्मेदार है, उनको सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए संपूर्ण देश में शिक्षक और अनुसंधानकर्ताओं को प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा देखिए अनुसंधान और शिक्षक समुदाय के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के समान आधुनिक उपकरणों और उत्कृष्ट पुस्तकालय सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। नई दिल्ली में स्थित परमाणु विज्ञान केंद्र को अब इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर के रूप में बना दिया गया है और 1994 में स्थापित देश का पहला अनुसंधान केंद्र भी यही था। इसके अलावा देखिए विश्वविद्यालय प्रणाली के तहत देश में 7 अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कार्य कर रहे हैं जो इस प्रकार से हैं, यानी अपने देश में 7 अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों को कार्य सौंपा गया है और ये अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कौन कौन से हैं उनको देखिए पहला है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, जो अभी अब मैंने क्या बताया कि पूर्व में यह न्यूक्लियर साइंस सेंटर के रूप में स्थापित था, लेकिन अब इसको आईयूसी के रूप में स्थापित कर दिया गया है और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसके बाद दूसरा देखिए इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको शॉर्टकट में IUCAA कहा जाता है, ये देखिए पुणे महाराष्ट्र में है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा जो है UGCDAE कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये इंदौर में है यानी मध्य प्रदेश में। चौथा जो है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इनफ्लिवनेट के नाम से इसको जाना जाता है और यह जो है वर्तमान अहमदाबाद में है, गुजरात में। यानी पांचवा जो है वो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC है, यह नई दिल्ली में है। इसके बाद फिर देखिए छठवां जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसको शॉर्टकट में NAAC कहा जाता है, यह बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद सातवां जो है अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र IUTC, ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थित, यानी इस प्रकार से 7 IUC जो है अपने देश में कार्यरत है। अब देखिए भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तंत्र, यानी भारत में अब किस प्रकार के कितने कौन कौन से विश्वविद्यालय वर्तमान में स्थित। यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया, देखिए देश ने जब स्वतंत्रता प्राप्त की थी तब अपने देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे,
लेकिन अब क्रमशः अपने देश में विश्वविद्यालयों की संख्या देखिए 1202 है और 40,000 से अधिक कॉलेज हैं। इसके अलावा देखिए 11,922 कुछ एकल संस्थान हैं और छात्रों का जो नामांकन है उसमें 60 से 70 गुना वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार की करंट सिचुएशन जो अपने देश के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों की है। कई विश्वविद्यालय विशिष्ट विषयों जैसे कृषि, इंजीनियरिंग, संस्कृत, संगीत और अन्य के विषयों के अध्ययन के लिए प्रधानता देने की दृष्टि से भी स्थापित किए गए। यानी कुछ कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो किसी विशेष विषयों की शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। जैसे कुछ कृषि के लिए हैं, कुछ इंजीनियरिंग के लिए हैं, कुछ संस्कृत के लिए हैं, कुछ संगीत के लिए हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद इत्यादि। ये क्या है, किसी विशिष्ट विषय के शिक्षा के लिए स्थापित किए गए। इसके अलावा देखिए गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार ने स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अतः उन्हें विश्वविद्यालय के समकक्ष स्थान दिया गया। यानी पहले इन संस्थानों ने अपने देश के राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके वजह से इनको भी विश्वविद्यालय के समकक्ष स्थान प्रदान किया गया है। विज्ञान, तकनीकी एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षा अनुसंधान की विशिष्टताओं के कारण बिड़ला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी को, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई इत्यादि को भी विश्वविद्यालय के समकक्ष माना गया। इन संस्थानों को भी यूनिवर्सिटी के ही समकक्ष माना जाता है। भारत में देखिए मुख्यतः 4 प्रकार के विश्वविद्यालय होते हैं। यानी अपने देश में जो विश्वविद्यालयों की कैटेगरी है वो 4 भाग। पहला जो होता है देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहते हैं। इनकी देखिए वर्तमान संख्या जो है 57 है। ये देखिए एकदम लेटेस्ट डाटा है, मैंने अभी हाल फिलहाल में 3-4 दिन पहले ही यूजीसी की वेबसाइट से इसको कलेक्ट किया है। इसके बाद देखिए राज्य विश्वविद्यालयों की जो जनसंख्या है वो कितनी है, टोटल 499 है। मानित विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी की कुल संख्या 138 है और निजी विश्वविद्यालयों की जो संख्या है कुल 508 है। तो इस प्रकार से 1202 जो है विश्वविद्यालय अपने देश में कार्य कर रहा है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को किसके अधिकार में रखा जाता है, केंद्र सरकार। तो देखिए भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय या संघ विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के कार्यक्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में देखिए इस केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। यानी इसका नाम अब क्या है, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत भी आते हैं। इन विश्वविद्यालयों को देखिए ज्यादा वित्तीय सहायता मिलती है, इसलिए इनमें दूसरे विश्वविद्यालयों की अपेक्षा सुविधाएं भी बेहतर होती है। क्योंकि ये विश्वविद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होते हैं, तो इसमें फाइनेंशियल सुविधाएं बहुत ज्यादा केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, तो ये उत्कृष्ट होते हैं अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा। भारत में देखिए गोवा राज्य के अलावा सभी राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में है। केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए दिल्ली में 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय, पुदुचेरी में 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू कश्मीर में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय और लद्दाख में 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय इस समय स्थित। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखिए दिल्ली में सबसे अधिक 7 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो कहां पर है, दिल्ली में। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो इसके साथ दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर दिल्ली और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। अब देखिए राज्य विश्वविद्यालयों के बारे में देख लेते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो स्टेट यूनिवर्सिटी भी देखिए एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अपने देश में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ते हैं। देखिए राज्य विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। वो देखिए केंद्रीय अधिनियम के द्वारा स्थापित किए जाते थे, प्रांतीय अधिनियम के द्वारा स्थापित।
ये विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 की 12B की सूची में सम्मिलित होते हैं और इसलिए केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होते हैं। हालांकि राज्य विश्वविद्यालयों का विकास राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। इनको यूजीसी की ओर से विकास अनुदान भी मिलता है, यानी इनके विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, लेकिन यूजीसी के द्वारा भी इनको अनुदान मिलता है। ऐसे अनुदान इनको बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, आवर्धन एवं उन्नयन में प्रयुक्त होते हैं, जो कि सामान्यतः राज्य सरकार या अन्य स्रोतों से उपलब्ध नहीं हो सकते। यानी राज्य सरकारें बहुत सी ऐसी होती हैं जिनके पास उतना फंड नहीं होता है, फाइनेंशियल स्थिति उतनी सही नहीं होती है, जिसकी वजह से ये सारी सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सामान्यतः राज्य के माननीय राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति या आचार्य चांसलर माने जाते हैं, होते हैं। देखिए, राज्य विश्वविद्यालय कुल विश्वविद्यालयों की लगभग आधी संख्या एवं कुल नामांकनों का 84% होने के नाते उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी इनकी जो संख्या है पूरे देश में विश्वविद्यालय में आधी संख्या के बराबर है, और ये कुल देश की जो स्टूडेंट की एनरोलमेंट है उसका 84% इन्हीं में होता है। यानी 84% स्टूडेंट राज्य विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। इसमें देखिए कुछ प्रमुख राज्य विश्वविद्यालयों में, जैसे देखिए कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और मुंबई विश्वविद्यालय हैं, जो देश के सबसे पुराने राज्य विश्वविद्यालय, यानी ये राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो देश के विश्वविद्यालय में सबसे पुराने हैं, और इनकी स्थापना 1857 ईस्वी में जो है की गई थी ब्रिटिश काल। अप्रैल 2025 तक भारत में सबसे अधिक राज्य विश्वविद्यालय वाले जो राज्य हैं उनकी संख्या देख लेते हैं एक करके। देखिए, सबसे ज्यादा राज्य विश्वविद्यालय जो है इस समय वर्तमान में कर्नाटक में है, जिनकी संख्या 43 है। उत्तर प्रदेश में जो है 39 है, पश्चिम बंगाल में 38 हैं, गुजरात में 30 तथा महाराष्ट्र में भी 30 है। यानी सबसे ज्यादा जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या राज्यवार मैंने यहाँ पर शामिल कर दी। इसके अलावा देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में 1 राज्य विश्वविद्यालय, लद्दाख में 1, पुडुचेरी में 1 और जम्मू कश्मीर में 9 तथा दिल्ली में 11 राज्य विश्वविद्यालय स्थित। ठीक है, अब देखिए अगला जो विश्वविद्यालयों का प्रकार है वो मानित या सम विश्वविद्यालय, जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये देखिए क्या होते हैं, कुछ ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थान शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यानी कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पहले यूनिवर्सिटी नहीं थे लेकिन इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर कार्य कर रहे थे, एक कॉलेज के रूप में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सलाह पर केंद्र सरकार के द्वारा मानित विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित किया जाता है। यानी ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे कॉलेज जो बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, जिसके स्टूडेंट जो है विश्व में पूरे भारत में अच्छा काम करते हैं, अच्छा जो है रिकॉर्ड दिखाते हैं, तो इनको क्या किया जाता है, यूजीसी की सलाह पर जो है मानित विश्वविद्यालय के रूप में सरकार के द्वारा घोषित कराया जाता है। इन संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जाता है तो वे एकल विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। जब इनको मानित विश्वविद्यालय घोषित कर दिया जाता है, ये तब एक यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य करने लगते हैं, और जैसा उपयोग, जैसा अधिकार एक यूनिवर्सिटी के पास होता है, उसी प्रकार का विशेषाधिकार इनको भी प्रदान कर दिया जाता है। इन मानित विश्वविद्यालय संस्थानों ने देश में उच्चतर शिक्षा के आधार को बहुत विस्तारित किया है, और ये विभिन्न विषयों जैसे चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मात्स्यिकी शिक्षा, भाषा, सामाजिक विज्ञान, जनसंख्या विज्ञान, पशुपालन शोध, वन शोध, आयुध प्रौद्योगिकी, तटीय शिक्षा, योग, संगीत और सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में शिक्षा और शोध सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी इतने बृहद क्षेत्रों में इनका प्रदर्शन जारी है और बेहतर कार्य कर रहे हैं। इन्हें काफी स्वायत्तता भी प्रदान की जाती है। यह न केवल अपना पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम स्वयं निरूपित कर सकते हैं, बल्कि अपने प्रवेश और शुल्क संबंधित नियम भी बना सकते हैं। यानी इनको अपना पाठ्यक्रम बनाने की आज़ादी दी जाती है, और इसके अलावा इनके अपने प्रवेश और शुल्क का नियम भी बनाने का अधिकार इन्हीं के ऊपर दे दिया जाता है।
कुछ प्रमुख देखिए डीम्ड यूनिवर्सिटी में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है जाने माने मानित विश्वविद्यालय है। और IISc बेंगलुरु, तो देखिए आप देखेंगे जब भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी होती है अपने देश में, तो ये हमेशा टॉप 10 में रहता है, कभी कभी तो टॉप सबसे रहता है। उसके अलावा देखिए राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वे इन सम विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। जैसे राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्य के राज्यपाल होते हैं, उसी प्रकार इनके भी होते हैं। इस समय देखिए तमिलनाडु में सबसे अधिक 29 डीम्ड विश्वविद्यालय तथा महाराष्ट्र में 22 डीम्ड विश्वविद्यालय स्थापित। अब आते हैं निजी विश्वविद्यालयों पर, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर। ये देखिए क्या होती है। देखिए राज्य निजी विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय है जो प्रायोजित निकाय अर्थात समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समिति या राज्य या केंद्र में समय समय पर लागू किए गए समान रूप कानून या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक न्यास या कंपनी द्वारा राज्य केंद्र के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जा सकते। यानी ये निजी व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, सरकार के द्वारा इनको मान्यता प्रदान की जाती है और ये एज ए बिजनेस, एज ए कंपनी के रूप में स्थापित किए जाते हैं। निजी विश्वविद्यालय UGC के अधिनियम 22 के अंतर्गत डिग्री देने के लिए भी सक्षम होते हैं। इनके पास शिक्षण संस्थानों को सहबद्ध करने का अधिकार नहीं होता है। यानी आप लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जिनसे कई कॉलेज संबंधित होते हैं, लेकिन इनके पास किसी भी कॉलेज को संबद्ध करने की जो है सुविधा या मान्यता नहीं होती, ये अपने आप एकल होते हैं। भारत में देखिए सबसे पहला जो निजी विश्वविद्यालय है वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंस है, जो गैंगटोक में स्थित है। इसको 1995 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यानी सबसे पहला जो निजी विश्वविद्यालय अपने देश में स्थापित होने वाला है वो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, जो गैंगटोक में स्थित है। इसके अलावा देखिए भारत में सबसे अधिक जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो गुजरात में है, जिनकी संख्या 66 है, मध्य प्रदेश में 54 है तथा राजस्थान में 53 है। इसके अलावा चौथा स्थान जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 48 है। अब देखिए अगला जो है वो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ, जिसको AIU भी शॉर्टकट में कहा जाता है। यानी AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ये देखिए क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य के रूप में सम्मिलित है। यानी यह एक पंजीकृत सोसाइटी है, इसमें अपने देश के जो विश्वविद्यालय होते हैं वो एक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं और यही सम्मिलित रूप से एक संघ का निर्माण करते हैं। इसका उद्गम देखिए ब्रिटिश काल में ही 1924 ईस्वी में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा संयोजित उप कुलपतियों के सम्मेलन में किया गया था और इसको वर्तमान यह नाम जो है 1973 ईस्वी में मिला है। यानी इसकी स्थापना एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश काल में ही कर दी गई थी। यह प्रशासकों एवं सदस्य विश्वविद्यालयों संस्थानों के शिक्षाविदों के विचारों के आदान प्रदान एवं सामान्य हितों के मामलों की चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए यह उच्चतर शिक्षा में एक सूचना आदान प्रदान ब्यूरो के रूप में कार्य करता है तथा इसके यूनिवर्सिटी हैंडबुक, रिसर्च पेपर्स और यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से एक साप्ताहिक पत्र जो है अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। ठीक है, वर्तमान में देखिए इस संघ की सदस्या जो है 527 है। यानी इसमें 527 यूनिवर्सिटीजियां जो है सदस्य के रूप में शामिल हैं। इसके अलावा देखिए कुछ अपने पड़ोसी देशों के भी 7 एसोसिएट सदस्य भी सम्मिलित, यानी पड़ोसी देशों के भी 7 विश्वविद्यालय इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिसमें देखिए काठमांडू विश्वविद्यालय नेपाल, मॉरिशस विश्वविद्यालय मॉरिशस, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मॉरिशस, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान थिम्पू, मलेशिया मुक्त विश्वविद्यालय कुआलालंपुर मलेशिया, मिडिल ईस्ट विश्वविद्यालय UAE और सीमे राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय बांग्लादेश। यानी इस प्रकार से 7 पड़ोसी देशों के विश्वविद्यालय भी इसमें एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल है।
अब है अनुसंधान परिषद, रिसर्च काउंसिल्स। तो अपने देश में देखिए 5 रिसर्च काउंसिल इस समय स्थित है, जिसमें देखिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, ये भी देखिए 1977 में स्थापित हुआ था। भारतीय विज्ञान दर्शन तथा संस्कृति की इतिहास परियोजना, ये नई दिल्ली में 1990 में स्थापित हुआ था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद गुवाहाटी 1972 में स्थापित हुआ था। और राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हैदराबाद 1995 में। ठीक है, आप देखिए कुछ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के बारे में देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, देखिए विश्वविद्यालयों के अलावा कई उच्च शिक्षण संस्थानों को उपाधि देने के लिए स्वायत्तता प्राप्त है, यानी ये ऐसे संस्थान हैं जो विश्वविद्यालयों के इतर होते हैं और इनको भी उपाधियां प्रदान करने की मान्यता दी गई है। परंतु यह संस्थान कॉलेज संबंध नहीं कर सकते, यानी ये किसी कॉलेज को अपने साथ अटैच नहीं कर सकते हैं और इनको आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता, बल्कि स्वायत्त संगठन या स्वायत्त संस्थान कहा जाता है। यानी ये यूनिवर्सिटी नहीं होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियों जैसी उपाधियां देने के लिए इनको मान्यता प्रदान की गई है, कॉलेज अटैच नहीं कर सकते। यह देखिए जो संस्थान है मुख्यतः राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कहलाते हैं। ये उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। इन संगठनों में देखिए अपने देश में जो IITs हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, वो आते हैं। उसके अलावा फिर देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT आते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM आते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स आता है, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान IISER आता है तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता इसके अंतर्गत आता है। यानी ये सब जो संस्थान है ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। इसके अलावा फिर देखिए कुछ और भी चीजें हैं, जैसे मेटा विश्वविद्यालय, संकुल नव प्रवर्तन केंद्र, नवोन्मेष विश्वविद्यालय। इनको देखिए कब स्थापित किया गया था, इनकी क्या महत्वपूर्ण योग्यता है, ये क्या क्या काम करते हैं अपने देश में। तो देखिए इनकी स्थापना 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान UGC के द्वारा मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई है, जब देखिए अपने देश में 2012 में शुरू हुई थी और 2017 में खत्म। उसके बाद अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं को भी अब लागू करना बंद कर दिया गया। मेटा यूनिवर्सिटी का जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षा संसाधनों को साझा करना है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा भारत के 2 मुख्य विश्वविद्यालयों ऐसे हैं जिन्हें मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा के अंतर्गत 2 वर्ष का मास्टर इन मैथमेटिक्स एजुकेशन संयुक्त डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने की जो है सुविधा प्रदान की गई थी, अनुमति दी गई थी। इसके अलावा फिर देखिए संकुल नव प्रवर्तन केंद्र के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्वाधान में वर्ष 2011 में स्थापित संस्थान को इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यानी यह जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित है और इसकी स्थापना 2011 में की गई। इसको वित्त पोषण जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा देखिए नव प्रवर्तन इनोवेशन को पहली बार भारत में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। यानी ये सब चीजें जो है एक प्रकार से नवीन सुविधाएं हैं जो अपने देश के वर्तमान विश्वविद्यालयों में भी अलग से उपलब्ध कराई गई। अब देखिए कुछ भाषाई विश्वविद्यालय हैं अपने देश में, लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज, वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए भारत में 6 भाषाई विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं हिंदी और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए, जबकि शेष 3 मानित विश्वविद्यालय हैं जो संस्कृत भाषा के प्रसार और विकास के लिए स्थापित किए गए। यानी 3 केंद्रीय हैं और 3 डीम्ड विश्वविद्यालय, जिसमें देखिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में स्थित है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा देखिए अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा गुजरात में स्थित है और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थित है।
इस प्रकार से अपने देश में ये 6 भाषाई विश्वविद्यालय जो है कार्यरत। अब देखिए कुछ ऐसे भी संस्थान है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डायरेक्ट वित्त पोषित है, यानी इसको वित्त पोषण डायरेक्ट जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये संस्थान देखिए देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली को मुख्य तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं और इनको केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, राज्य वित्त पोषित संस्थान और स्व वित्त पोषित संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें देखिए तकनीकी और विज्ञान शिक्षा की केंद्रीय वित्त पोषित संस्थाएं जो है इस प्रकार से हैं। इसमें देखिए जितने भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, जिनको NIT कहा जाता है, वो इसमें आती हैं। उसके बाद देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको IIM कहा जाता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, जिसको IISc कहा जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT आते हैं। उसके अलावा देखिए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIIT आते हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के राष्ट्रीय संस्थान NITTRS भी इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के संस्थानों की संख्या देखिए अपने देश में IIT जो है 23 हैं, NIT 31 हैं, IIM 20 हैं, IIIT 5 हैं, IISc बेंगलुरु जो है केवल 1 है और NITTRS जो है 4 हैं। इसके अलावा देखिए IISER जो है 7 हैं। इसके अलावा कुछ और 9 संस्थान जो है इसके अंतर्गत आते हैं, जिनको जो है वित्त पोषण डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय के लिए मिलता है। अब देखिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान चलाया गया था अपने देश में सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, जिसको देखिए शॉर्टकट में रूसा के नाम से जाना जाता है। ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पहल थी अपने देश में उच्चतर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ने इसके प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण का गठन किया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यानी केंद्र के जो शिक्षा मंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं और इसके लिए एक अलग से प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्टकट में रूसा कहा जाता है, इसको 2013 में आरंभ किया गया था। इसे कैबिनेट कमेटी द्वारा अप्रैल 2017 से मार्च 2020 तक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में अनुमति प्रदान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्त पोषण प्रदान करना है, यानी कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनको वित्त पोषण प्रदान करके उनको बेहतर कार्य करने के लिए आगे बढ़ाना है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण नेशनल मिशन अथॉरिटी का गठन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, अभी मैंने आप लोग को बताया। अब देखिए इसको अनुदान कैसे मिलता है। केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त पोषण मानदंड आधारित और परिणाम पर निर्भर करता है। यह सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए देखिए 60:40 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के रूप में वित्त पोषण प्रदान करता है। उसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के जो शिक्षण संस्थान है विश्वविद्यालय उनको 100% अनुदान देता है, यानी कुछ सामान्य श्रेणी के जो राज्य हैं वहाँ पर केंद्र 60% और राज्यों का 40% अनुदान रहता है। कुछ विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं वहाँ पर केंद्र का 90% योगदान और 10% उस राज्य का, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर 100% योगदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। वित्त पोषण पहले राज्य उच्च शिक्षा परिषदों स्टेट हायर एजुकेशन को दिया जाता है, फिर उसको निर्धारित आइडेंटिटी किए संस्थानों में वितरित किया जाता है। यह राज्य की उच्च शिक्षा से संबंधित समानता, पहुंच, उत्कृष्टता और अन्वेषण आदि विषयों को ध्यान में रखा जाता है। इसका देखिए उद्देश्य क्या है रूसा का अपने देश में। रूसा का देखिए मुख्य उद्देश्य है सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में वृद्धि करना, नए मॉडल डिग्री कॉलेज और नए समव्यवसायिक कॉलेज बनाने का प्रयत्न करना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को ढांचागत सहायता प्रदान करना, संकाय की जरूरतें और सुधार कार्यक्रम रूसा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके अलावा देखिए उच्च शिक्षा के साथ पॉलिटेक्निक और व्यवसायिक शिक्षा के तालमेल के लिए प्रयास करना, उसके अलावा संस्थानों के सुधार, पुनर्गठन और निर्माण क्षमता का समर्थन करना, यानी इतने सारे उद्देश्यों के साथ
रूसा को अपने देश में स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने अपने देश में उच्च शिक्षा की संरचनाओं के बारे में विस्तृत पूर्वक अध्ययन किया और इसमें मैंने अपने तरफ से आप लोगों को हर एंगल से हर चीज को समझाने का प्रयास किया। इसमें जो भी डाटा इस्तेमाल किए गए हैं वो एकदम लेटेस्ट डाटा हैं और ऑथेंटिक हैं, जो यूजीसी की वेबसाइट से प्राप्त किए गए, जिसमें आपको त्रुटि की संभावना बिल्कुल नहीं। अब ये डाटा तभी चेंज होंगे जब यूजीसी की वेबसाइट पे चीजों को अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए बस यहीं तक रखा जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यायन संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नैक है, एनबीए है और उसके अलावा एनआईआरएफ वगैरह हैं। इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।